यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। और क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अनुक्रमण। अनुक्रमण, सक्सेशन, ठीक है। देखिए, अनुक्रमण क्या है, दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अनुक्रमण का मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर या पारिस्थितिक क्षेत्र के अंदर पहले पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है नई जाति के द्वारा, तो इसे हम अनुक्रमण कहते हैं। पुरानी जाति को हटाकर नई जाति का विकसित होना, स्थापित होना अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है। अब जो ये अनुक्रमण है दो तरह का होता है, स्व अनुक्रमण, ठीक है, और बाह्य जनित अनुक्रमण। स्वजनित अनुक्रमण और बाह्य जनित अनुक्रमण। ठीक है। स्वजनित अनुक्रमण, बाह्य जनित अनुक्रमण, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक अनुक्रमण। ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। ठीक है। देखिए, स्वजनित अनुक्रमण में क्या होता है, जब किसी निश्चित पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जीव जंतु स्वयं ही अनुक्रमण को प्रेरित करते हैं। ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर, देखिए, कोई एक निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र है, ये कोई एक निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र है, पर्यावरण क्षेत्र है। इस पारितंत्र के अंदर जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं, ठीक है, जो जीव जंतु या जो वनस्पतियां यहाँ पर निवास कर रही है, वो जीव जंतु और वनस्पतियां स्वयं ही क्या करती है, यहाँ की पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ का जो पर्यावरण है उसको परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जाता है यहाँ पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के द्वारा। और प्रेरित होकर जब वो वातावरण, यहाँ का वातावरण परिवर्तित हो जाता है, और पर्यावरण के परिवर्तन होने के कारण से ही देखी जाती है। ठीक है। नए तरह के जीव जंतु यहाँ पर विकसित हो जाते हैं, नई जातियों का उद्भवन हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, नई जाति का उद्भवन होना ही क्या है, अनुक्रमण है। पुरानी जाति की जगह नई जाति का आना अनुक्रमण है। और अनुक्रमण के लिए, यानी कि नई जाति को बुलाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर स्वयं, यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जो वनस्पतियां यहाँ पर पाई जा रही है, पहले से वही क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है यहाँ के एटमोस्फियर को परिवर्तन होने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है। जब यहाँ का वातावरण परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वातावरण के अनुरूप ही यहाँ पर नई जीव जंतु की जातियां विकसित हो जाती हैं। और इस तरह का जो अनुक्रमण है, जो सक्सेशन है, उसे हम कहते हैं स्वजनित अनुक्रमण या ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, समझ में आया। ऑटोजेनिक सक्सेशन में जिस प्राकृतिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु स्वयं ही प्रकृति को, वातावरण को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस तरह से परिवर्तनशील प्रकृति में नई जातियों के उद्भवित होने से जो अनुक्रमण देखा जाता है, उसे हम स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है। स्वजनित अनुक्रमण, स्वजनित अनुक्रमण में किसी निश्चित पारिस्थितिकी क्षेत्र में
निवास करने वाले जीव जंतुओं निवास करने वाले जीव जंतु तथा वनस्पति किसी निश्चित पारिस्थितिकी क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु तथा वनस्पति के द्वारा जब किसी निश्चित पारिस्थितिकी क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु तथा वनस्पति के द्वारा जब पर्यावरण को परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जाता है तो इस तरह से बने नवीन पारिस्थितिकी आवास में नवीन जातियों का विकास भी देखा जाता है। इस तरह के अनुक्रमण को स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी निश्चित पारिस्थितिक क्षेत्र में निवास करने वाले जब पर्यावरण को परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जाता है तो इस तरह से बने नवीन पारिस्थितिकी आवास में नई जातियों का विकास देखा जाता है। ठीक है, इस तरह का जो अनुक्रमण हुआ, पहले ये था, ये जातियां पाई जा रही थी, अब ये जातियां पाई जा रही हैं। और ये जातियां क्यों पाई गई? क्योंकि यहाँ का वातावरण बदला, और वातावरण को बदलने के लिए प्रेरित किसने किया? यहाँ की जो जीव जंतु पाए जा रहे थे उन्होंने ही प्रेरित किया। ठीक है, इस तरह के अनुक्रमण को हम कहते हैं स्वजनित अनुक्रमण या ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका उदाहरण अगर हम देखें तो किस तरह से होगा। मान लीजिए इस क्षेत्र में बहुत सारी सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों के जो डेड पार्ट्स होते हैं, मृत भाग, टहनियां, पत्तियां, इनके लीव्स, फ्लावर, ठीक है, या जो डेड बॉडी है वो गिरकर मृदा में मिल जाता है। अपघटन हो जाता है उनका, इनके डेड पार्ट्स का, तो अपघटन हो जाता है और मृदा में मिला दिया जाता है। ठीक है, डिकम्पोज कर उनको मृदा के अंदर मिला दिया जाता है, सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? जो मृदा की संरचना होती है, जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की मृदा पाई जा रही थी पहले, वो परिवर्तित होकर नई मृदा में विकसित हो जाती है, जिसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाएंगे। ठीक है, ह्यूमस
जो होती है ह्यूमरस की, मृदा के अंदर जो उर्वरकता होती है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वनस्पतियों के मध्य भाग टूटकर मृदा के अंदर मिलाए जाते हैं, उसी के साथ साथ मृदा की जो उर्वरा शक्ति है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो ह्यूमरस पाया जाता है मृदा के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, सघनता बढ़ती जाती है और इसके कारण से पोषक तत्वों की उसके अंदर अधिकता होती जाती है। और इस तरह से जो परिवर्तन आया मृदा के अंदर बहुत लंबे समय के पश्चात देखा जाएगा इस तरह का परिवर्तन, ठीक है। इस तरह का जो है मृदा के अंदर नई तरह की वनस्पतियां विकसित हो जाएंगी, ठीक है, नई तरह के प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और नई तरह की जातियों का विकास यहाँ पर देखा जाता है। प्राचीन काल में जो जीव जंतु या जिस तरह की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जा रही थी वो विकसित होकर नई जीव जंतु की जातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह का जो अनुक्रमण है उसे हम कहेंगे स्वजनित अनुक्रमण, क्योंकि इस स्थिति में जो जीव जंतु पाए जा रहे थे, जो स्पीसीज पाई जा रही थी प्लांट्स की और एनिमल्स की, एग्जाम्पल दिया है प्लांट्स का, एनिमल्स में भी इसी तरह से देखा जाता है। यहाँ पर जो जीव जंतु की जातियां पाई जा रही हैं वो स्वयं क्या करती है, प्रेरित करती है वातावरण को परिवर्तित होने के लिए और नई जाति की जीव जंतु यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। इस तरह से जो अनुक्रमण है इसे स्वजनित अनुक्रमण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए बाहरी जनित अनुक्रमण में एलोजेनिक सक्सेशन को देखें तो इसमें अंदर क्या होता है, बाह्य जनित अनुक्रमण या एलोजेनिक सक्सेशन में बाहरी कारकों के प्रवेश के कारण, ठीक है, बाहरी कारकों के या एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफेक्ट के द्वारा वातावरणीय परिस्थितियों को परिवर्तित किया जाता है। एनवायरमेंट जो है उसको परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कुछ बाहरी कारकों को लेके आकर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके आया जाता है, मिलाया जाता है। या फिर जैसे कि एग्जांपल लें कोई तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, तालाब के अंदर जो जल है उसके अंदर कोई एक अलग तरह की मछलियों की जातियां क्या कर रही हैं, विकास कर रही हैं, विकसित हो रही हैं, या कुछ अलग तरह की जो वनस्पतियां हैं वो विकसित हो रही हैं। लेकिन जब इस तालाब तंत्र के अंदर, तालाब पारितंत्र के अंदर, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर कुछ बाहरी कारकों को मिलाया जाता है, कुछ रसायन को मिला दिया जाता है, ठीक है, कोई एंजाइम को मिला दिया जाता है, कोई भी फर्टिलाइजर को मिला दिया जाता है, किसी भी तरह के कोई भी भारी कारक को जब मिला दिया जाता है जल के अंदर, तो जल के अंदर की जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है, संगठन, इसकी पीएच चेंज हो जाती है, ठीक है, जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जल का वातावरण था वो परिवर्तित हो गया और जल के अंदर जो एक परिवर्तन आया बाहरी कारकों से, क्योंकि बाहरी कुछ कारक उसके अंदर मिलाया गया है, ठीक है। इस परिवर्तन के कारण जो तालाब के अंदर जो जीव जंतु, जो वनस्पतियां पहले निवास कर रही थी उनकी जगह कुछ नई तरह की जाति विकसित हो जाती है, ठीक है। पहले की जाति को हटाकर कुछ नई तरह की जाति का विकसित होना, और जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो नई जाति यहाँ पर विकसित हो रही है तालाब के अंदर, ही क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जल के अंदर बाहरी कारकों को मिला दिया, ठीक है, एडिशन कर दिया उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, कुछ बाहरी कारकों को मिला दिया, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को उसके अंदर मिक्स किया है। कोई भी रसायन हो सकता है ये, कोई भी एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी, कोई पोषक तत्व, कोई जटिल संरचना युक्त केमिकल मिला दिया, किसी भी तरह का कोई भी भारी कारक मिला दिया जाता है, उससे नई जाति विकसित हो जाती है। और जो ये अनुक्रमण है इस तरह का, जो कि बाहरी कारकों के द्वारा प्रेरित हो रहा है, इसे हम कहते हैं बाहर जनित अनुक्रमण या एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। समझ में आया दोनों तरह के अनुक्रमण आपको, स्वजनित अनुक्रमण और बाहरी जनित अनुक्रमण, ठीक है। अब देखिए जो है अनुक्रमण है, इनके स्टेप्स को देखते हैं। प्रोसेस इन सक्सेशन, जो ये सब प्रोसेस है अनुक्रमण का, वो किस तरह से होता है, किस तरह से संपन्न होता है और किस तरीके से ये स्टेबल होता है। ये एक प्रोसेस है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है,
सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, और एक लंबे समय के पश्चात देखा जाता है प्रकृति के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आज कुछ अलग तरह की वनस्पतियां या अलग तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, और अगर कल ही हम वहां पर जाकर देखें तो कुछ अलग तरह के जीव जंतु हमें वहां पर देखने को मिलेंगे, या अलग तरह की वनस्पतियां देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो ये परिवर्तन आता है प्रकृति के अंदर, ये लंबे समय के पश्चात आता है, बहुत ज्यादा लंबा समय होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे परिवर्तन ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्रमिक रूप से धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो जो ये क्रम है, जो सीक्वेंस है, ये कौन कौन से सीक्वेंस है जिनके फलस्वरूप अनुक्रमण संभव होता है, संपन्न होता है, उन्हें हमें समझना है। अनुक्रमण के पद, ठीक है, अनुक्रमण के पद प्रोसेस इन सक्सेशन या स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के पद। देखिए, जो ये अनुक्रमण सक्सेशन है, ये किस तरह से देखा जाता है प्रकृति के अंदर, इनको कुछ स्टेप्स के अंदर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है न्यूडेशन, न्यूडेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है न्यूडेशन। दूसरा स्टेप है आक्रमण या प्रवसन, प्रवसन, माइग्रेशन, माइग्रेशन, न्यूडेशन, नवीनीकरण, न्यूडेशन, नवीन, ठीक है, प्रवसन। तीसरा जो स्टेप है वो है नवावास, नवावास, ठीक है, कुछ नए जीव का आकर विकसित होना, नवावास। नवावास। इसके बाद में है समूहन, एग्रीगेशन, समूहन, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, स्थायी, स्थिरीकरण, चरम स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण। स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण। इन चरणों के अंदर जो अनुक्रमण होता है वो संपन्न हो जाता है। अब देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है न्यूडेशन, न्यूडेशन में होता क्या है, परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं वातावरण की, और अनुकूलित होती है कि उन परिस्थितियों के अंदर किसी तरह के जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाए। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, किसी जगह पर जीवन की उत्पत्ति अगर हम देखना चाह रहे हैं, किसी जगह पर जीवन की उत्पत्ति को अगर हम देख रहे हैं, तो
उसके लिए क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि वहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो, ठीक है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ पर जीवन उत्पन्न संभव हो पाए, ठीक है। तो म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, यही होता है, म्यूटेशन के अंदर भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, ठीक है, प्राचीन परिस्थितियां परिवर्तित होकर नई परिस्थितियों में विकसित होती हैं और कुछ इस तरह का वहाँ का वातावरण बदलता है, इस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट बनता है कि वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाए, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर इस तरह का होता है, वहाँ की एटमॉस्फेयर या वहाँ का जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वो इस तरह का होता है कि जीवन के लिए अनुकूलित हो, ठीक है। तो म्यूटेशन के अंदर जीवन के लिए जो अनुकूलित वातावरण है उसका विकास होता है, उसका निर्माण किया जाता है म्यूटेशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट प्रवासन या माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होगा, देखिए जब किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इस तरह का वातावरण विकसित कर दिया गया है कि वहां पर किसी जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकती है, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से जहां पर जीव जंतु निवास कर रहे हैं पहले से ही, उस क्षेत्र से जीव जंतु वहां से माइग्रेट करेंगे और इस नए भौगोलिक क्षेत्र में आकर प्रवसन करेंगे, प्रवसन की क्रिया करेंगे, यहाँ पर स्थापित होंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि हमें क्या करना है, हम अपने एक घर में रह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, हमें अगर किसी दूसरी जगह पर जाना है तो दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लॉट खरीदेंगे और प्लॉट खरीदने के लिए क्या करेंगे, कोई अच्छी जगह देखेंगे जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो उचित, ठीक है, मार्केट पास में पड़ता हो, ऐसी सारी सुविधाएं हम देखते हैं, ठीक है। जब ऐसी सारी आवश्यकताएं हमें किसी जगह पर मिल जाती है तो हम वहां पर क्या कर लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ है, वही चीज हुई है, सबसे पहले परिस्थितियों को परिवर्तित किया गया है कि उसके अंदर जीवन संभव हो पाए। जब जीवन संभव हो पाने वाला पर्यावरण विकसित कर दिया गया तो फिर क्या करेंगे, हम प्लॉट खरीदने के बाद में उस जगह घर बनाएंगे और माइग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको वहां पर जाके रहना है ना, तो फिर घर बनाएंगे। तो प्रवसन के अंदर फिर क्या होगा, जब हमें वो क्षेत्र मिल गया जहाँ पर जीवन संभव है, पर्यावरण इस तरह का बन गया, तो फिर जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र में प्रवसन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, दूसरे क्षेत्र से आकर उस जगह पर रहने लगते हैं, प्रवसन की क्रिया करते हैं। और फिर होता है नवावास, जब दूसरे क्षेत्र से आकर रहने लग गए तो हम भी क्या करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो नवावास, नए क्षेत्र में आकर रहना ही क्या है, नवावास कहलाता है, नवावास हो गया। अब जब नवावास हो गया, हमने तो घर बना लिया किसी एक प्लॉट खरीद कर, अब आसपास भी तो जो क्षेत्र है वहां पर भी तो कोई दूसरे आएंगे, दूसरे भी तो आकर रहेंगे भाई। दूसरे जो व्यक्ति हैं उन्होंने देखा कि इस जगह पर एक व्यक्ति आके रहने लग गया, तो उसका भी मन हुआ कि भाई जब ये रह रहा है तो मैं भी यहाँ पर आकर रहूं। तो इस तरह से क्या है, दूसरा भी आया, उसने भी प्लॉट खरीदा उस जगह आपके घर के पास में और उसने भी अपना घर बना के रहने लग गया। इस तरह से वहां पर क्या हो गया, समूहन की क्रिया हो गई, ठीक है, एग्रीगेशन हो गया। इसी तरह से क्या हो गया, जो जीव थे फिर जो उस जगह पर रहने लगे, फिर दूसरे तरह के जीव जंतु आने लगे वहां पर, और वहां पर क्या हो गया, समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया, बहुत सारे जीव जंतुओं का समूहन की क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखिए कॉलोनी बन गई, वहां पर कोई मोहल्ला बन गया जहां पर पहले क्या था, कोई भी नहीं रहता था, ठीक है, केवल सुनसान था। उस जगह पर हमने एक प्लॉट बनाया, फिर किसी दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, और इस तरह से क्या हो गया, वहां पर कॉलोनी बन गई, ठीक है, विकास हो गया, बहुत सारे लोग आकर रहने लग गए। इसी तरह से पर्यावरण ऐसा था पहले जहां पर जीवन उत्पन्न नहीं था, जीवन की उत्पत्ति नहीं देखी गई थी, लेकिन पर्यावरण बदला, भौगोलिक परिवर्तन देखे गए पर्यावरण के अंदर, और इस तरह की परिस्थितियां वहां पर विकसित हो गई कि जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाए। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो वहां पर एक जीव आया, दूसरा जीव आया, तीसरे तरह की जाति के जीव आया, समूहन की क्रिया वहां पर हो गई। अब जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां पर रहने लग गए, जैसे कॉलोनी बन गई, तो कॉलोनी के लोग क्या करते हैं, फिर उनके मध्य कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष करते हैं वो, ठीक है। सुविधा तो हो गई कम
और सदस्यों की संख्या हुई ज्यादा। पानी के लिए आपस में लड़ते हैं, बिजली के लिए आपस में लड़ते हैं, और भी जो सुविधाएं होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए वो आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उनके मध्य क्या देखी जाती है, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन देखा जाता है। इसी तरह से जो पर्यावरण, यह क्षेत्र पहले खाली था, अब उस क्षेत्र उनके मध्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष देखा जाता है। आपस में वो फाइट करते हैं, लाइफ फाइट करते हैं। ठीक है, जीवन संघर्ष देखा जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है दोनों के मध्य। और जो जीव कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, डोमिनेट होते हैं, वो जी पाते हैं, विकसित हो पाते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। छठा जो स्टेप है वो है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। अब देखिए, जो जीव जंतु हैं, जो उस क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वो आपस में फाइट कर रहे हैं, जीवन संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा उनके मध्य देखी जा रही है, कॉम्पिटिशन। विभिन्न चीजों को, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनके मध्य संघर्ष देखा जाता है, और ये एक दूसरे के मध्य अंतरक्रिया स्थापित करते हैं। ठीक है, अंतर संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतरक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और इनके प्रभाव से जो वातावरण होता है वो क्या है, प्रभावित होता है। जो परिस्थितियां हैं, आसपास का जो वातावरण है, जैसे कि कॉलोनी के अंदर अगर जो लोग रह रहे हैं वो आपस में क्या है, लड़ते झगड़ते रहे लंबे समय तक। ठीक है, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे, तो वहां का जो आसपास के जो लोग बाग हैं वो भी ऐसे कहेंगे कि ये गुंडों का मोहल्ला है या फिर बदमाशों का है। ठीक है, तो जो वहां का वातावरण है वो क्या है, प्रभावित होता है। ठीक है, इसी को कह रहे हैं प्रतिक्रिया। जो जीव जंतु जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ठीक है, जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं, वो जीव जंतु क्या करते हैं, अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं, प्रतिक्रिया। और इस प्रतिक्रिया से जो वातावरण को प्रभावित होता है और परिवर्तन उसके अंदर देखा जाता है। अब जो ये वातावरण परिवर्तित होगा, उस परिवर्तित वातावरण के अंदर जो जीव जंतु अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, स्थायी रख पाते हैं, वो तो उसके अंदर विकसित हो जाते हैं और स्थायित्व को ग्रहण करते हैं, स्टेबलाइजेशन उनका हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, और जो दूसरे जीव अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनुक्रमण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। जिस जगह पर, जिस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, जिस भौगोलिक रीजन में, फिजियोलॉजिकल रीजन में, या जिस इकोलॉजिकल रीजन में किसी भी तरह के जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, वहां पर एक स्थायीकरण हो जाता है जीवों का। ठीक है, ये अनुक्रमण के पद है। इन 7 स्टेप्स के अंदर जो अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है, वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।